जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसका बायोलॉजी चल रहा है। उसके अगले कड़ी में ये 5वां चैप्टर है। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। परासरण परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। तो ये हो जाता है कि अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। आगे देखते हैं। यदि एक कोशिका आकार में नियुक्रित होती है, जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऐसा विलयन कैसा होता है? तो हाइपरटोनिक होता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? यह एक अल्प पराशरी विलयन में रखी जाती है। बीज फूलते हैं तब जल में रखे जाते हैं, तब क्या हो जाता है? अंतः शोषण के कारण क्या हो जाते हैं? बीज फूल जाते हैं। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। इसका भी क्या हो जाएगा? अंतः शोषण के कारण क्या हो जाता है? दरवाजे फूल जाते हैं। वर्कों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि इसमें बाह्य परासरण के कारण ऐसा हो जाता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल हो जाता है जाइलम के द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। कैसा जल होता है? तो होता है कोशिका जल। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो हो जाती है कितने? 16 तत्वों की। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप है। नेत्रजन का रूप क्या है? तो हो जाता है नाइट्रेट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण पादप हैं? इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे अल्फा अल्फा, और उसके बाद हो जाएगा चना हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा तिप्तिया घास, यानी 1, 3 और 4। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परासरण कहा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो ये हो जाता है जल हानि की प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं? हवा में क्या करते हैं? जल को छोड़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग CO2 उद्ग्रहण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? तो हो जाता है रंध्र। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। इसमें जाता है पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्या नापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। आगे देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ये पूरे पौधे में होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। सबसे ज़्यादा पत्ती में होती है, लेकिन ऐसे पूरे पौधे से होती है। आगे देखते हैं। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है, तो निम्न नमी और उच्च तापमान। जब वातावरण में नमी निम्न हो और तापमान उच्च होता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे अधिक होती है। पत्तियों में 2 प्रमुख कार्य क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य एक प्रकाश संश्लेषण करना और दूसरा वाष्पोत्सर्जन करना। एक स्वपोषी जीव को कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को खाली स्थान द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? तो ये प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में चलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ये हो जाता है प्रकाश संश्लेषण में। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? तो जल की, पर्णहरित की, धूप की, यानी सभी की सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसके दौरान अंत में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये तो सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग नहीं होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ऑक्सीजन निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो ये सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किस कलर में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होगी तो लाल रंग में, और सबसे कम होती है बैंगनी रंग में। आगे देखते हैं, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से होता है। क्या होता है? तो हो जाता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में, दिन और रात्रि में। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य की रोशनी में, तब केवल दिन में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक होती है पत्तियों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका, पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो ये प्रकाश का अवशोषण करती है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवचूषण होती है? किस गैस का अवचूषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अवचूषण होता है, और ऑक्सीजन का निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब संपन्न होती है तो ऑक्सीजन गैस अपने आप निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो उस समय ऑक्सीजन गैस निकलता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, ये कहाँ से आती है? तो ये जल से, सॉरी ऑक्सीजन, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो जल से आती है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। पौधों में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, किस क्रिया में? तो यह क्या होता है? श्वसन में। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो रिस्पोरोमीटर कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है कब? जब श्वसन की अंतर्गत, जब श्वसन क्रिया होती है तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि रात्रि में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपवर्तन होता है तो क्या होता है? पौधों का जब अपवर्तन होता है तो ये अवयवी श्वसन होता है। क्या होता है? अवयवी श्वसन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद हो जाता है इथाइल अल्कोहल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अंतिम उत्पाद हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कहाँ होता है? तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपचायिक क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, ये भी सही है।
इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। उपयुक्त सभी कथन, यानी सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इसमें कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? इसमें पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तन्ने में कोशिका दृढ़ को उत्तेजित करता है? ये हो जाता है ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो हो जाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं। इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, बिल्कुल सही। यह पत्तियों का विलंघन रोकता है, यह भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, यानी सभी के सभी कथन क्या है, सही है। किस पदार्थ हार्मोन के छिड़काव से भी अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये ऑक्सिन की तरह। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसमें पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही है। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा है। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन का सुझाव देते? तो साइटोकाइनिन का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है? ये हो जाता है एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फल को पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन एथिलीन होता है। प्रकाशनुविची संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ये कवक से निकाले जाते हैं। निम्न में कौन एक खरपतवार मारक है? तो 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जेसी बोस। निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? ये हो जाता है यूकेलिप्टस को। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका किस में प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा ह्रास की दर को मापने के लिए। पौधे में वृद्धि होता है जीवन प्रयत्न। आगे देखते हैं। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं सिग्माइक वक्र कहा जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपानुकुंचन गति कहलाता है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, इसमें कंपानुकुंचन गति होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोह काम गुणता कहलाता है, क्या कहलाता है? हिलियोट्रिपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मोटर के प्रताप का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। ये अस्पासुरवंदन का अच्छा उदाहरण है। सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप की किट भची पौधे में गति होती है, इस किस कारण से होती है? तो स्पर्शानुकुंचनी गति होती है। जड़े धनात्मक भूयानुवर्वक होते हैं, क्यों होते हैं? ये अधिकांशतः होते हैं। सूर्यमुखी के शॉर्ट ट्रैकिंग यानी सूर्य की दिशा में विचलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे इसे क्या कहा जाता है? तो सूर्यानुवर्तन कहा जाता है। मतलब सूर्य जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में सूर्यमुखी का फूल घूमने लगता है, यानी सूर्य का अनुसरण करता है, इसलिए इसे सूर्यानुवर्त कहा जाता है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? ये हो जाता है कोशिका क्रिया। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले छिद्रों का नाम क्या है? उस छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है।
बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन्स का प्रयोग करके बौने पौधों को क्या किया जा सकता है? बड़ा किया जा सकता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? जिस तरह हीमोग्लोबिन होता है इसे क्लोरोफिल होता है। इस प्रकार ये 5वां चैप्टर भी बायोलॉजी का समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसका अगले चैप्टर 6 के साथ मिलते हैं। इसी तरह जुड़े रहें, कोशिश किया जाएगा कि बहुत जल्द बायोलॉजी का पूरा सेक्शन समाप्त किया जाए, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, साइंस का सेशन समाप्त हो। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।